हेलो फ्रेंड्स, राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज यूनिट 2 पढ़ेंगे हम लोग परिवार के हस्तक्षेप की आवश्यकता एवं विधि, नीड्स एंड मेथड ऑफ फैमिली इंटरवेंशन। किसी भी परिवार में दिव्यांग बच्चे के पैदा होने की स्थिति में जब संकट की स्थिति आती है तब अभिभावक को बाहर से सहायता लेनी पड़ती है। जब किसी भी परिवार में दिव्यांग बच्चे का जन्म होता है तो परिवार में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं परिवार वाले कि इसका आगे कैसे पढ़ाई होगी, कैसे इसका पालन पोषण होगा, तो उसमें बाहर से सहायता लेनी पड़ती है। आगे देखते हैं। अतः वह परिवार जहां संकट की स्थिति में कोई बाहरी व्यक्ति सहायता पहुंचाता है तो वह पारिवारिक हस्तक्षेप की स्थिति कहलाती है। जब इस परिवार का कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा जब कुछ सहायता प्राप्त होती है तो उसको कहते हैं पारिवारिक हस्तक्षेप। कोई ना कोई उससे मदद मिलती है, कुछ ना कुछ उसके माध्यम से आपको आगे बढ़ने की सुझाव मिलती है कि आप बच्चे को ऐसे पढ़ाइए, ऐसा उसका देखभाल कीजिए, तरह तरह के परामर्श मिलते हैं। आगे देखते हैं। तो वहां पारिवारिक हस्तक्षेप की स्थिति कहलाती है यदि किसी परिवार में आपसी सामंजस्य अच्छा है तो वह बच्चे से संबंधित कार्य अच्छे से करता है, परंतु थोड़ा सा भी तालमेल मतभेद होने पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप उस परिवार में आवश्यक हो जाता है। देखिए, अगर कोई भी परिवार में ऐसे बच्चा है, अगर उसका तालमेल परिवार का सही नहीं है उसके साथ तो मदद नहीं कर पाएगा। अगर आपस में मतभेद होगा तो सहायता नहीं कर पाएगा। आपस में तालमेल बना के ही रहना चाहिए ताकि उस बच्चे का भी जीवन सुधर जाए और आपस में मतभेद ना हो। आगे देखते हैं हम कि यह बाहरी व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य, कोई रिश्तेदार या अन्य किसी संस्था से संबंध हो सकता है। किसी भी पारिवारिक हस्तक्षेप की आवश्यकता विकलांग बच्चे के जन्म के समय ही महसूस की जा सकती है। जो इस परिवार की सहायता जो भी करता है वो उसका रिश्तेदार हो सकता है, उसका मित्र हो सकता है, उसका पड़ोसी हो सकता है, किसी संस्था के हो सकते हैं। इनको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला आरंभिक चरण, 2 नंबर पे विश्लेषणात्मक या नैदानिक चरण, 3 नंबर पे अंतिम चरण। अब आगे इसको देखते हैं। आरंभिक चरण क्या होता है? जो परिवार में ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें क्या क्या जरूरतें होती हैं। देखिए, इस चरण में सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उस परिवार के व्यक्तियों एवं प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी लेता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता प्रदान करने वाला जो व्यक्ति होता है उस परिवार के व्यक्तियों एवं प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी लेता है, उसके बाद ही वो आगे उस पर इतना काम करता है। इसमें परिवार के विषय में जानकारी की जाती है। वह परिवार समस्या की परिस्थितियों को किस दृष्टि से देखता है, इसमें परिवार के सदस्यों के बीच समस्या को समझा जाता है और उनमें एक रिश्ता बनाया जाता है। जो बाहरी लोग जो सहायता करते हैं उस परिवार में, उस परिवार की स्थिति को समझते हैं, उनकी भाव को समझते हैं, उसके बाद से वो उसमें अपना सुझाव देते हैं कैसे क्या करना है। देखिए, सेकंड नंबर पे है नैदानिक या विश्लेषणात्मक चरण। इसमें क्या होता है, इस चरण में जो समस्या सुना या समझा जाता है उसके बारे में कोई निर्णय लिया जाता है। परिवार की वास्तविक समस्या क्या है, उसमें कौन कौन से लोग या किस प्रकार से पीड़ित है यह देखा जाता है। इसमें सभी सदस्यों के साथ बैठकर समस्या सुलझाने के उपाय ढूंढे जाते हैं। इसमें परिवार की सहायता करने के तरीके, उपकरण व तकनीकी का चयन किया जाता है तथा इसका उपयोग करने के पश्चात स्थिति और प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, जो परिवार दूसरे अपने रिश्तेदार, किसी संस्था के जो व्यक्ति हैं या पड़ोसी जो भी सहायता करते हैं उनका जब सुझाव लेते हैं तो वो लोग आपस में अपने परिवार में बैठ करके तालमेल बनाते हैं, सुझाव करते हैं कि कैसे आगे क्या करना है। अब देखिए, इसमें सभी सदस्यों के साथ बैठकर, यानी अपने परिवार के साथ बैठकर, अदर व्यक्ति के साथ बैठकर जो सुझाव देने वाला है उसके साथ बैठकर सुलझाने के उपाय ढूंढे जाते हैं। इसमें परिवार की सहायता करने के तरीके, उपकरण, तकनीक का चयन किया जाता है। किस बच्चे को कैसा उपकरण चाहिए, क्या तकनीक चाहिए कि इस
जो बच्चा दिव्यांग है वो इससे ऊंचे ऊपर उठ करके अपना कार्य कर सके, पढ़ लिख सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। उसको तो पहले शिक्षा की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। जब परिवार और समाज के लोग उसको समझेंगे कि ऐसे व्यक्ति का सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि किसी के भी परिवार में ऐसा बच्चा हो सकता है। इसके लिए सरकार अलग अलग संस्था के साथ मतलब सारी व्यवस्था दे रही है। समाज इसको समझे, आगे बढ़े, उसका सहायता करे, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो उसको समझने की जरूरत है। आगे 3 नंबर पे है ये अंतिम चरण। इस चरण में परिवार के सदस्य और हस्तक्षेप कार्यक्रम देने के बीच एक कार्यात्मक संबंध स्थापित होता है। यह स्थिति तब आती है जब सहायक स्थिति कम होने लगती है एवं अभिभावक एवं दिव्यांग बच्चा स्वतंत्र रूप से स्वयं कार्य करने लगता है। इस चरण में दिव्यांग बच्चे को स्थिति से सामना करने या हल करने की क्षमता आ जाती है। देखिए, अंतिम चरण में यह होता है कि बच्चा स्वयं अपना कार्य करने में सक्षम हो जाता है, अपना खुद की जिम्मेदारी वो ले लेता है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि जो पीछे हम 1 और 2 चरण पढ़े हैं, उसके बाद जो अंतिम चरण है, अंतिम चरण में यह है कि बच्चा सेल्फ डिफेंस हो जाता है, सेल्फ खुद पे डिपेंड हो जाता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि पीछे को जो उसको मिला है, सहायता मिला है, ठीक है, उससे वो उसके अंदर आत्मविश्वास आता है, उससे वो आगे बढ़ता है। या जितनी अधिक होती है उतना ही व्यवहार समायोजन करने के योग्य दिव्यांग बच्चा या छात्र हो जाता है। इसमें अभिभावक के साथ ही साथ दिव्यांग छात्र भी योग्य हो जाता है। इस स्थिति में सहायक अपनी समस्या धीरे धीरे कम करने लगता है एवं अभिभावक को स्वयं से अपनी आवश्यकता या समस्या को सुलझाने के योग्य बनाता है। जो बच्चा है जिसको सहायता मिलता है, परामर्श मिलता है, परिवार से उसको समर्थन मिलता है, तो बच्चा अपनी समस्या को धीरे धीरे हल करना शुरू कर देता है कि मुझे कैसे क्या करना है। वो अपने आप को उसमें ढाल लेता है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि उसको सपोर्ट मिला है परिवार का। और भी जो बाहरी परामर्श लोग हैं, जो परामर्श देने वाले हैं, उनकी सहायता से वो आगे बढ़ता है, वो अपनी समस्या को सुलझाने के योग्य हो जाता है। पारिवारिक अंतराक्षेपण शब्द परिवार में उत्पन्न दिव्यांग से अथवा किसी अन्य कारणों से उत्पन्न समस्याओं के निवारण पर प्रकाश डालता है। पारिवारिक समस्याओं को कम करने संबंधी उपागमों पर प्रकाश डालता है। पारिवारिक अंतराक्षेपण वह विद्या जिसके अंतर्गत अंतराक्षेपण कार्य परिवार में उत्पन्न वर्तमान समस्याओं के हर एक पहलुओं पर समस्या निदान संबंधी विकलांगों पर चिंतन करता है। देखिए, जो परिवार में विकलांग बच्चा होता है तो उस पर कई प्रकार की सामाजिक बातें होती हैं। परिवार वाले भी कभी कभी मदद करना छोड़ देते हैं, वो भी उसको अलग टाइप से देखने लगते हैं। ऐसा बच्चा हमारे घर में आ गया है, हम उसके लिए क्या करें, समझ नहीं पाता कि उसके लिए कितनी व्यवस्था सरकार द्वारा मिल रही है, कितने उपकरण मिल रहा है, उसको समझे, उसका यूज करे, बच्चे का समर्थन करे, उसको बताएं, समझाएं, फिर आगे बढ़िए। सारी व्यवस्था तो सरकार के द्वारा मिल ही रही है। पारिवारिक समस्याओं के हल का निचोड़ निकालकर समस्या समाधान संबंधी क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करता है। इसके माध्यम से अंतराक्षेपण कार्य विवाद में उत्पन्न समस्याएं, चाहे दिव्यांग हो, वैवाहिक संबंधों के दुष्परिणाम हो, आपसी मनमुटाव से उत्पन्न समस्या, पारिवारिक मतभेदों से उत्पन्न समस्या हो, या फिर सामाजिक समस्याओं से उत्पन्न पारिवारिक समस्याएं हो, इस संबंध में विविध जानकारी प्राप्त करने एवं परिवार में शांति व्यवस्था कायम करने हेतु आवश्यक प्रबंध करते हैं। देखिए, परिवार में जो बड़े लोग होते हैं और परिवार में जब दिव्यांग बच्चों का जन्म होता है तो बहुत सारी बातें होती हैं। घर में मतभेद होता है, मनमुटाव होता है, एक दूसरे में कलह होता है। अब इस बच्चे को, जिसका बच्चा है वही देखेगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे नहीं चलेगा। सबको उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको आगे बढ़ने की सोच के साथ उसको आगे बढ़ाइए कि हम आपके साथ हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए और आगे बढ़िए। सारी व्यवस्था सरकार द्वारा मिल रही है, उसको उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए कि आपके साथ ये है, स्पेशल व्यवस्था मिल रही है, स्पेशल विद्यालय खुल गया है दिव्यांग बच्चों के लिए, सारी व्यवस्था सरकार दे रही है।
तो परिवार वालों का ये है कि उसके साथ अपना समर्थन दें, उसको उसको योग्य बनाएं, ठीक है, कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। ये कोई अभिशाप तो है नहीं, ये तो भगवान का प्रसाद है, जो मिला है उसके साथ आगे बढ़ना है। ऐसा तो है नहीं कि उसको अब छोड़ देंगे हम पीछे। ऐसे ऐसे दिव्यांग जो कि जनरल बच्चों से भी आगे निकल गए हैं, तो उनको सही प्रशिक्षण की जरूरत है, सही दिशा की जरूरत है, जो कि हम लोगों द्वारा ही दिया जाएगा, समाज के द्वारा दिया जाएगा। अब उनको हम अनदेखा करेंगे तो कहां से आगे बढ़ पाएंगे? हम ही लोग तो उनको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम स्वस्थ हैं, हम सही हैं, हम तंदुरुस्त हैं, तो उनके साथ भी वैसा ही बिहेव करें। अगर वो वैसा है तो उनके साथ वैसा बिहेव करें कि वो आगे बढ़े, ठीक है। आगे देखते हैं मानसिक मंद बच्चों के पारिवारिक हस्तक्षेप। मानसिक मंदता के क्षेत्र में परिवार हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्षेत्र में प्रायः यह देखा जाता है कि पारिवारिक समस्याओं एवं अक्षम बच्चों के देखरेख संबंधी समस्याओं को लेकर प्रायः परिवार में अशांति देखने को मिलता है। देखिए, जो मानसिक मंद बच्चे हैं, जैसे कम सुनना, कम समझना, जैसे जो बालक है मानसिक मंद है, उसका दिमाग कम काम करता है, वो कुछ कर नहीं पाता है, कोई भी काम धीरे धीरे करना, या उसको समझ नहीं पाना, किसी चीज को, किसी कार्य को समझ नहीं पाता है, खुद अपना कार्य वो सही से नहीं कर पाता है। तो ऐसे बच्चों का जो भूमिका होता है परिवार में, एक समस्या के रूप ले लेता है। जो परिवार में लोग रहते हैं, अब उसको हम देखा करने लगते हैं, इनको कौन देखेगा, इनका कौन पालन पोषण करेगा, इनका को जो भी नित्य क्रिया है कैसे होगा, क्योंकि बच्चा का मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, वो अपना कार्य खुद नहीं कर पाता है, तो दूसरों को उसका कार्य करने में बहुत ही दिक्कत होती है। कैसे हम दूसरों का कार्य करें? तो बच्चा समस्या से ग्रसित होता है, समस्या होती है परिवार में अशांति देखने को मिलती है। पारिवारिक अशांति का कारण चाहे कुछ भी हो, उसका परिणाम मूल रूप से परिवार के मुखिया एवं अक्षम बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। देखिए, जो परिवार का मुखिया होता है, सबसे ज्यादा टेंशन में वो रहेगा। मान लीजिए मानसिक मंद बच्चा है, तो वो तो डिस्टर्ब है ही है, उससे ज्यादा डिस्टर्ब मुखिया हो जाता है कि हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही परिवार के जो सदस्य हैं, वो हमारे ही बच्चों को अनदेखा कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, उसकी जो कार्य है कार्य को नहीं कर रहे हैं। तो जो मुखिया भी परेशान हो जाएगा, आखिर हम अकेले कैसे क्या करेंगे, तो परिवार हमारा खुद ही साथ नहीं दे रहा है। ऐसे बच्चों का साथ देना ही उसको आगे बढ़ाने का एक मार्ग है। उसके बाद बाहरी मार्ग तभी मिलेगा जब आप उसके साथ सही बर्ताव करेंगे। जब आप ही नहीं करेंगे तो बाहरी कहां से क्या करेंगे? परिवार को खुद समझना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति हमारे घर में हुआ है और भी किसी घर में होगा। पूरा भारत में, पूरा इस जो धरती है, इस पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा परिवार, जिसमें कि दिव्यांग बच्चे, मानसिक मंद बच्चों का जन्म हुआ है। तो सबको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीम निकाली गई है, उसके तहत आगे बढ़ना है, उसको समझना है, उपकरण को उसको दिलाना है और उसको आगे बढ़ाना है। अगर परिवार के लोग ही नहीं समझेंगे तो बाहरी लोग कैसे समझेंगे? बाहरी लोग तभी समझेंगे जब परिवार के लोग समझेंगे। तो पहले परिवार का प्राथमिकता है कि उसको समझें, उसका उत्साहवर्धन करें, उसको आगे बढ़ाएं, घर पे उसको शिक्षा दें, स्पेशल विद्यालय खुला है वहां पर उसको शिक्षा दिया जाए, अन्य व्यक्ति से परामर्श लिया जाए कैसे क्या करना है। मुख्य आधार होता है दिव्यांग बच्चों के समुचित देख रेख न हो पाने के कारण विकास की जगह द्वितीय दिव्यांगता उपस्थिति होने लगती है। अतः परिवार को इन समस्त समस्याओं से उभरने हेतु हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। परिवार के साथ साथ जब बाहरी लोग हस्तक्षेप करते हैं तब जाके उत्थान होगा, तब जाके उस बालक का विकास होगा। जो बालक पिछड़ा है, दिव्यांग है, मंद बुद्धि का बालक है, उसका विकास तभी होगा जब परिवार के लोग हस्तक्षेप करेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसका समर्थन करेंगे। उसके बाद बाहरी लोग हस्तक्षेप करेंगे, तभी उसका शिशु रख रखाव एवं पालन पोषण संबंधी अभ्यास। शिशु रख रखाव एवं पालन पोषण संबंधी से तात्पर्य शिशु के जन्म लेकर आत्मनिर्भर लेने तक, जो कि एक सतत एवं निरंतर अभ्यास से बधे हुए संतान के फलस्वरूप अर्जित विधि है।
जब अर्जन अथवा क्षमता प्रदान करने में माता पिता को जो बालक को अभ्यास करने पड़ते हैं, इसी विधि से हो सकता है। यह एक जटिल एवं लंबी प्रक्रिया है जिसमें माता पिता को शिशु के उत्तम विकास एवं आत्मनिर्भर बनाने में घर के बूढ़े बुजुर्ग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए, ऐसे व्यक्तियों का पालन पोषण करने के लिए जो माता पिता हैं, उनकी अहम भूमिका होती है इसमें। जो घर का गार्जियन होता है, जो मेन होता है, घर का मुखिया होता है, जो बुजुर्ग होता है, उन पर एक टेंशन होता है कि इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। जो हमारे और भी सदस्य हैं वो भी साथ हमारा दें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भर बनाने में घर के बूढ़े बुजुर्ग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। खासतौर से इस प्रक्रिया में नाना नानी एवं दादी दादा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उन्हें बालकों के रख रखाव एवं सर्वांगीण विकास के निर्मित आधारभूत कौशलों की पूर्वानुभूति होती है। जो इस प्रक्रिया में माता पिता को भी अपने बालपन के अनुभव एवं वर्तमान समय के पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त संबंधित अनुभव एवं जानकारियों के आधार पर बालक का रख रखाव करने में मदद मिल सकती है। वर्तमान में उभरते हुए नई पीढ़ियों में माता पिता अपने आधार पर स्वयं से बालकों के रख रखाव के कौशलों का विकास स्वयं से भी कर लेते हैं। पूर्व क्षमता अनुसार बालकों का विकास में सहयोग करते हैं। जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, उनका जो अनुभव है वो बच्चे के काम आएगा। ठीक है, बच्चों का कैसे पालन पोषण करना है। जो उनके माता पिता हैं वो अपना बचपन याद करेंगे, अपने बचपन का अनुभव उनके साथ साझा करेंगे, कैसे हमारा पालन पोषण हुआ है, अपने बच्चों का कैसे हम पालन पोषण करेंगे, उसमें बच्चा जो कि स्पेशल है उसका कैसे हम देख रेख करेंगे। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि घर के जो मुखिया होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, उसके बाद जो माता पिता होते हैं बालक के, उनका अहम रोल होता है इसमें। उद्देश्य बालक के बुद्धि विकास के क्रम में उनके अच्छे समायोजन एवं अनुकूलन कौशलों के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास कर समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाने के उद्देश्य से बालक के रख रखाव में अभ्यास की प्रक्रिया की अहम भूमिका होता है। देखिए, बालक को कौशल सिखाना माता पिता और उनके बुजुर्ग जो कि दादा दादी, नाना नानी हैं, उनका कर्तव्य बनता है। बाहरी जो हस्तक्षेप होता है किसी भी रिश्तेदार या पास पड़ोस के या अन्य संस्था के वजह से, तो कुछ ना कुछ सीखने को बच्चे को मिलता है। बच्चों के साथ जब हम अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, उसका उत्साहवर्धन करेंगे, नहीं तुम भी कर सकते हो, जो जनरल बच्चे कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हो, तो उसको जो आंतरिक प्रेरणा मिलेगा उससे बच्चा आगे बढ़ेगा। हम खुद ही उसको समझेंगे नहीं, उसको डेमोलाइज करेंगे, तो कहां से आगे बढ़ेगा। तो परिवार के सदस्यों का कर्तव्य है कि उसको आगे बढ़ाएं, उसका उत्साहवर्धन करें, उसका प्रोत्साहन करें कि वो आगे बढ़े और अपना कुछ कौशल सीखे, पढ़ाई में भी अपना योगदान दें, उसको प्रशिक्षण दिया जाए। स्पेशल विद्यालय में स्पेशल टीचर से उसको प्रशिक्षण की जरूरत है। बच्चों के पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों के पालन पोषण में प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक और परंपरा, प्राकृतिक क्षेत्र जैसे गांव शहर, अभिभावक का दृष्टिकोण, स्वयं दिव्यांग बालक, वातावरण। देखिए, बच्चे के पालन पोषण को प्रभावित करने वाला कारक ये है कि पहला तो परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है। सामाजिक आर्थिक स्थिति का मतलब ये है कि समाज में आपका कैसा बिहेव है, समाज के लोग आपके प्रति कितना जागरूक हैं, आपके कुछ हेल्प करने वाले हैं, कुछ मदद करने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सही होनी चाहिए, तब भी आप कुछ कोई जो भी ऐसा बालक है या अपने परिवार को चलाने के लिए सक्षम होंगे। जब आपकी स्थिति सही नहीं रहेगी तो आप कैसे ऐसे बालक को आप आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और परंपरा, संस्कृति और परंपरा बहुत जरूरी है। जैसे ऐसे बालक हैं, आपके घर में अच्छा संस्कार मिलेगा, परंपरा पहले से है कि अच्छे बालों को अच्छा बात बताया जाए, सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। ऐसे होने चाहिए परिवार में सदस्य कि इनको आगे बढ़ाया जा सके। अब संस्कार ही नहीं रहेगा, परंपरा ही नहीं रहेगा, सब लोग ध्यान ही नहीं देंगे, तो कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा। प्राकृतिक क्षेत्र जैसे गांव शहर,
तो जो गांव शहर होता है उसमें कुछ ना कुछ बच्चों को सीखने को मिलता है। लोग गांव में सीखते हैं, फिर शहर में जाते हैं अच्छा अच्छा प्रशिक्षण लेने के लिए। तो जरूरी है अभिभावक का दृष्टिकोण कैसा है, बच्चों के पालन पोषण में अभिभावक का दृष्टिकोण कैसा है, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अभिभावक का दृष्टिकोण कैसा है, अपने बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा है कि बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या उसकी स्वास्थ्य कैसा है, वो खान पान कैसा है, सब कुछ अभिभावक को देखना चाहिए अपने बालक के प्रति। बहुत जरूरी, उसकी पढ़ाई कैसी है। स्वयं दिव्यांग बालक, जो दिव्यांग बालक हैं, अगर उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको बताया जाएगा कि ऐसे करना है वैसे करना है, तभी तो वो अपने संस्कार और परंपराओं के बारे में जब उनके घर वाले जो सदस्य हैं, माता पिता बताएंगे, तो बालक समझ पाएंगे कि मुझे ऐसे करना है, सुबह उठकर पढ़ना है, अपना नित्य क्रिया करना है, आगे चल करके क्या करना, जो भी है मतलब उनको बताया जाएगा। पूर्वानुमान ज्ञान तो यही होता है ना, पूर्व ज्ञान। स्वयं उसके बाद वातावरण बहुत ही जरूरी है। आप किस वातावरण में रह रहे हैं, कैसा आपका वातावरण है, जैसा वातावरण मिलता है वैसा बालक होता है, ठीक है। तो उस पर भी जरूरी है ध्यान देना। बच्चों के पालन पोषण में माता पिता को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों के पालन पोषण में अभिभावक को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। अभिवृत्ति, दिव्यांग बच्चों के बारे में अवधारणाएं, हमारा बच्चा जब से पैदा हुआ तब से कुछ ठीक नहीं हुआ, सब कुछ इसके आने के बाद समस्या पैदा होता जा रही है। और लड़के लड़की में तुलना करना, दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चे की तुलना करना। देखिए, जब परिवार में ऐसे बच्चों का जन्म होता है तो परिवार में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। इस बच्चों को कैसे हम पाले पोसे, कैसा इसका हम पढ़ाई लिखाई करें, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी समस्या होती हैं। उसके बाद लड़का है लड़की है, ये जो रूढ़िवादिता सबके मन में बैठा हुआ है, ये तो निकाल ही देना है, क्योंकि बच्चा लड़का हो या लड़की हो उसमें फर्क नहीं देखना है, फर्क नहीं करना है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा परिवार में हो रहा है। सेकेंड है तत्वबोध, इसमें माता पिता बच्चों का पालन पोषण परिवार वालों पर छोड़ देते हैं, अर्थात दिव्यांग बच्चों को उसके दादा दादी या फिर नाना नानी देखते हैं। देखिए, जो घर के मुखिया हैं, चाहे जो भी लोग बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, तो लोग कितना देखेंगे। इसमें आप माता पिता और जो घर में चाचा चाची बुआ फूफा जो भी लोग घर के और सदस्य हैं, उनको देखने की जरूरत है उन बच्चों का। ये नहीं कि दादा दादी पे और नाना नानी पे छोड़ दिया जाए, तो उस बच्चे का पालन पोषण नहीं हो पाएगा, अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिल पाएगा। अपेक्षाएं, अगर माता पिता जो बच्चों की उम्मीद करते हैं अगर उसके विपरीत होता है, जैसे लड़के के स्थान पर लड़की का जन्म, सामान्य बच्चे की अपेक्षा दिव्यांग बच्चों का जन्म, तो ऐसी स्थिति में बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं। जैसे परिवार में होता है कि अगर लड़का हो गया तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, लड़की हो जाएगी तो उसको ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। दोनों को छोड़कर अगर दिव्यांग बच्चा आ गया तो सब खत्म, कोई उस पर ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। लड़की हो जाती है तो उसमें लोग ध्यान नहीं देते, तो दिव्यांग बच्चा आ जाएगा तो समझ लेते हैं कि किसी काम का नहीं। ये लोग नहीं जानते हैं कि ये बच्चा आगे बढ़ करके पढ़ करके ये भी IAS बन सकता है, ये भी कोई अधिकारी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि दिव्यांग बच्चों के लिए सारी व्यवस्था बंद कर दी गई है। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी व्यवस्था चल रही है। इनको हर नौकरी में इन लोगों को छूट मिलता है कि लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस आगे बढ़ने के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा इनको समर्थन मिलना चाहिए, इनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलना चाहिए, आगे प्रशिक्षण की जरूरत है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। वैसे छोड़ देने से थोड़े बढ़ जाएंगे। हानिकारक बाल पालन अभ्यास, हानिकारक बाल, गर्भावस्था के दौरान माताएं कम खाना खाती। देखिए, दिव्यांग बच्चों का जन्म कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है, क्या कारण होता है। गर्भावस्था के दौरान माताएं कम खाना खाती हैं, कम खाएंगे तो थोड़ा फिट रहेंगे, ज्यादा फैलेंगे नहीं, ज्यादा हमारा जो पेट नहीं निकलेगा। ये लोग सोच है, ये लोग नहीं समझते हैं कि गर्भावस्था के दौरान बताया गया कि माता को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिससे कि उनका तंदुरुस्त रहे,
उनका स्वास्थ्य सही रहे, तभी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो कुछ भ्रांतियां हैं जो कि इन लोगों के मन में चल रही है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। अंधेरे कमरे में प्रसव कराना, जो कि अंधेरे कमरे में मान लीजिए कुछ दिखाई नहीं दिया है, कैसा वहां की व्यवस्था है क्या नहीं है। प्रकाश रहेगा तो वहां पर जो भी इक्विपमेंट है, जो भी वहां की व्यवस्थाएं हैं, वो दिखाई देगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई गंदा कपड़ा यूज हो गया या कुछ ऐसा वस्तु, मतलब उस पर ध्यान देना है। बच्चों के जन्म के समय गंदे कपड़े का इस्तेमाल करना, देखिए अभी ऊपर में बात कर रहा था कि बच्चों के जन्म के समय गंदे कपड़े का यूज नहीं करने से बच्चों पे, माताओं पे जो दिक्कत होती है, तो गंदे कपड़ों से दिक्कत हो सकता है। बच्चों को माँ का दूध न पिलाना, अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पिएगा तो इस समझ में अमृत के समान होता है। माँ का दूध 6 महीने के लिए कहा जाता है कि केवल माँ का दूध ही पिलाया जाए बच्चों के लिए, वो अमृत के समान होता है। बच्चों के विकास के लिए बहुत ज्यादा ही आवश्यकता होता है माँ का दूध। जो कि लोग होते हैं कि हम अपने बच्चों को माँ का दूध नहीं पिलाएंगे, अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाएंगे, तो इससे बच्चा कमजोर हो सकता है, नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो उसको ध्यान देना है, अपने बच्चों को 6 महीने तक, 6 माह तक अपना दूध पिलाएं। काजल लगाना, बच्चों को जो है कि काजल नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारे केमिकल आ रही है उसमें, तो उस पर उसको ध्यान देना चाहिए कि आते ही बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए। झाड़ फूक कराना, जो कि ये लोगों के मन में अलग सा भ्रांतियां उत्पन्न हो गई कि झाड़ फूक करा दे, बच्चे को निमोनिया हो गया तो झाड़ फूक करा दे, बच्चे को बीमारी हो गई, थोड़ी ज्वर हो गया तो झाड़ फूक करा दें, ये सब नहीं होना चाहिए। लड़की की कम सेवा करना, लड़का हो तो उसका सेवा ही सेवा करना, ये चीज ले लो वो चीज ले लो। लड़कियां आ गई तो उसको ध्यान नहीं देना, उसका प्रशिक्षण नहीं कराना, उसके खान पान पर ध्यान नहीं देना, ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चों को रुलाना, ये सब नहीं करना चाहिए। बच्चों को दूध पिलाने के बाद पानी पिलाना, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को दूध पिलाने के बाद या माँ का दूध पीने के बाद कुछ टाइम तक जो कि पानी नहीं पिलाना चाहिए बच्चों को, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद पिलाइए, लेकिन तुरंत बाद ना पिलाएं। बच्चों के जन्म के तुरंत बाद नहलाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के जन्म के बाद तुरंत नहीं नहलाना चाहिए। आगे देखिए, उपयोगी बाल पालन अभ्यास क्या क्या करना चाहिए। माँ का प्रथम दूध बच्चे को पिलाना, अभी आपके ऊपर बताया है कि 6 माह तक बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होता है, माँ का दूध पिलाने से क्या होता है कि बच्चे में जो होने वाली बीमारियां होती है, नाना प्रकार की बीमारी जो होती है वो नहीं होती है। तो 6 माह तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का दूध 6 माह तक अमृत के समान होता है। आगे टीकाकरण कराना, सरकार द्वारा योजनाएं निकाली गई है, जैसे बहुत सारा प्रथम टीका होता है, खसरा का टीका, बीसीजी, रूबेला का टीका आ गया, ये सब जो सरकार द्वारा टीका लगाया, टीटी का टीका, ये सब लगाना बहुत ही जरूरी है कि जो बच्चों को आने वाली बीमारियां, डीपीटी का होता है जो काली खांसी होती है, वो नहीं होगा। तो ये जानकारी होना जरूरी है। माता को पौष्टिक भोजन देना, माता को पौष्टिक भोजन देने से माता और बच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेगा। तो कहा गया है कि जब माता गर्भवती हो तो उनको पौष्टिक आहार लेना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि कम खाएंगे, स्लिम रहेंगे, हमारा शरीर पतला रहेगा। ये लोग नहीं समझते हैं कि जो गर्भ में हमारा बच्चा जो पल रहा है वो उन्हीं के पौष्टिक आहार से उनका लालन पालन होने वाला है। तो बढ़िया से बढ़िया भोजन करना है, पौष्टिक आहार लेना है। जो कि आगे देखिए, बच्चों को सही स्थिति में सुलाना। आगे देखिए, डॉक्टर के सलाह के बिना कोई दवाई इस्तेमाल ना करना। बिना डॉक्टर के सलाह लिए माता को कोई दवा ना खाना, ना बच्चों को खिला लेना। ये नहीं कि आप कोई भी दवा खिला दें, डॉक्टर से सलाह लें फिर दवा को खिलाएं। जन्म से लेकर 6 माह तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना। अभी पीछे आप लोग को बताया है, दूध माँ का दूध पीने से बच्चों में होने वाली नाना प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अमृत के समान होता है माँ का दूध। किसी प्रकार की समस्या दिखने पर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना। कोई भी समस्या दिखे तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना। ये नहीं कि झाड़ फूक कराने के लिए लेके चले जाना, किसी ओझा सोखा के लेके पास चले गए तो और गड़बड़ हो जाएगा।
घरेलू उपचार न करना। अभी जब बालक छोटा है तो गांव में ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, लोग घरेलू उपचार करते हैं। थोड़ा शहर में ये हो गया है कि अब लोग थोड़ा जागरूक हो गए हैं, गांव के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा जन्म लेता है, छोटा है, तो अपने मन से कोई ज्यादा उपचार न करें, उसको बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका देखभाल कराएं, उसका जांच कराएं, उसका उपचार डॉक्टर से कराएं। आधुनिक युग बालक के रखरखाव का आधार। बालक के पालन पोषण संबंधी अभ्यास का मुख्य आधार व्यवहार विज्ञान है। इसका प्रतिपादन अमेरिका के महान बाल मनोविज्ञानी टीबी वाटसन द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया। इस सिद्धांत का आधार बालकों के द्वारा संबंधित किसी कठिन कार्य के संपादन करने पर उसे भावनात्मक सहायता देना तो है। वाटसन महोदय ने कहा कि कठिन कार्य संपादन उपरांत बालकों को गले लगाने के स्थान पर किसी सिर पर थपकी देना। उन्होंने कहा किसी बच्चों के रखरखाव माता पिता के अभिभावक होकर व्यवहार नहीं करना, बल्कि प्रोत्साहन प्रयोग करना। टीबी वाटसन का कहना है कि बच्चों का जो पालन पोषण करना है वो बिना डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना है। क्या दवा देना है, क्या नहीं देना है, खुद से नहीं करना है। ये नहीं कि भावनात्मक होकर के कुछ भी हम करने लगे, घरेलू उपचार करने लगे, तो ये उचित नहीं है। बालक के रखरखाव के क्षेत्र। बालक के रखरखाव के अभ्यास गर्भाधान से लेकर बालक के आत्मनिर्भर होने तक करना पड़ता है। इस तरह बालक का पालन पोषण अभ्यास के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। गर्भावस्था के समय शिशु का विकास संबंधी एवं पोषण संबंधी देखरेख एवं अभ्यास करना चाहिए। गर्भावस्था के समय शिशु का विकास संबंधी एवं पोषण संबंधी देखरेख एवं अभ्यास करना चाहिए। देखिए, गर्भावस्था के समय बालक का माता को ख्याल रखना चाहिए कि मुझे क्या करना है। गर्भावस्था के समय हमको खान पान की आवश्यकता है, तो उसको पौष्टिक आहार लेना है। जो दवा लेना है वो डॉक्टर की सलाह से लेना है। ठीक है। शिशु जन्म के समय एवं उपरांत देखरेख के अभ्यास। इसमें मुख्य रूप से चिकित्सकों एवं प्रजनन समय की क्रियाकलापों में सम्मिलित डॉक्टर, नर्स एवं दासियां। शिशु के जन्म के समय जो नर्स डॉक्टर होते हैं, जो दाई होती हैं, उनकी जो सलाह देती हैं उसको ध्यान से सुनना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोई भी समस्या हो तो इनसे संपर्क करना चाहिए, इनका सुझाव लेना चाहिए। स्नान एवं स्वच्छता संबंधी देखरेख एवं अभ्यास। बच्चों को नहलाना धुलाना, स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, उनका देखरेख करना। आहार एवं पोषण संबंधी देखरेख। बच्चों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, डॉक्टर से भी सुझाव लेना है, सलाह लेना है। क्या बच्चों को खिलाएं, दूध पिलाएं, उसको दाल का पानी पिलाएं, सब डॉक्टर सलाह देते हैं, तो उसको समझना है। सोने एवं आराम संबंधी देखरेख का अभ्यास। हर चीज का जो व्यवस्थित ढंग से करना है, जैसे बताया जाता है डॉक्टर द्वारा, वैसे उसको समझना है और करना है। कपड़े बदलने, वातावरण अनुकूल कपड़े संबंधी देखरेख का अभ्यास। शिशु को गोद लेने, उठाने एवं सही शरीर स्थिति प्रदान करने संबंधी अभ्यास। जैसे जैसे बताया जाता है वैसे समझने की आवश्यकता है। शीघ्र हस्तक्षेप सेवा विशेषज्ञ की शिशु रखरखाव संबंधी कौशलों के निर्देशों का सही अनुपालन करने का अभ्यास। डॉक्टर द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसको पालन करना है। स्वयं सेवी कौशलों का विकास करना। पूर्ण रूप में स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय में संलग्न कराने संबंधी आवश्यक देखरेख। इस तरह से बालक के रखरखाव पालन पोषण के अभ्यास अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर बालक आत्मनिर्भर होने तक समस्त चरण सम्मिलित है, जिनकी व्यवस्था ऊपर वर्णित है। आज यहीं तक। अब इसके बाद कल ये अगला चैप्टर पढ़ा जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।